24 जून से संसद का विशेष सत्र 2 दिन चलेगा। नए सांसदों का शपथ ग्रहण। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का होगा चुनाव। पेपर लीक मामले पर सरकार का एक्शन। पहले सुबोध सिंह पर गिरी गाज, फिर स्थगित की नीट पीजी की परीक्षा। प्रदीप सिंह खरोला को बनाया नया डीजी। लोकसभा चुनाव में हार के बाद बसपा की नई रणनीति। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मायावती करेंगी बैठक। लोकसभा चुनाव में मिली हार की करेंगी समीक्षा। लखनऊ में सीएम योगी से महंत राजू दास ने की मुलाकात। डीएम से हुए विवाद की पूरी जानकारी। बोले अयोध्या का विकास हो प्रशासन से मिलकर चलेंगे। कन्नौज जिले के गुरसहायगंज में इस समय बिच्छू गैंग का आतंक। स्विमिंग पूल में नहाने गए 4 युवकों को पीटा। 1 युवक की मौत, 3 साथी घायल। उत्तर प्रदेश में खत्म हुआ बारिश का इंतजार। अगले 3 दिन यूपी में भिगोएंगे बादल। यूपी के 35 शहरों में अलर्ट। अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर, जहां यूपी में 3 आईएएस अफसरों के हुए ट्रांसफर। अमरनाथ उपाध्याय बने सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद। अमरनाथ उपाध्याय बने सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद। चित्रलेखा सिंह बनी विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त। समीर बने अपर महानिदेशक कारागार। यूपी में 3 आईएएस अफसरों के हुए ट्रांसफर। अमरनाथ उपाध्याय बने सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद। चित्रलेखा सिंह बनी विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त। समीर बने अपर महानिदेशक कारागार। यूपी में 3 आईएएस अफसरों के हुए ट्रांसफर। अमरनाथ उपाध्याय बने सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद। चित्रलेखा सिंह बनी विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त। समीर बने अपर महानिदेशक कारागार। तो उत्तर प्रदेश में 3 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है और इनमें से आपको बता दें कि अमरनाथ उपाध्याय को सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद बनाया गया और वहीं चित्रलेखा सिंह को विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त बनाया गया और समीर को अपर महानिदेशक कारागार सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश में 3 आईएएस अफसरों के हुए ट्रांसफर। उत्तर प्रदेश में 3 आईएएस अफसरों के हुए ट्रांसफर। अमरनाथ उपाध्याय सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद बनाए गए। चित्रलेखा सिंह विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त बनाई गई और साथ ही समीर अपर महानिदेशक कारागार बनाए गए। तो उत्तर प्रदेश में 3 आईएएस अफसरों के हुए ट्रांसफर। उत्तर प्रदेश में 3 आईएएस अफसरों के हुए ट्रांसफर। अमरनाथ उपाध्याय बने सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद। चित्रलेखा सिंह बनी विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त। समीर बने अपर महानिदेशक कारागार। उत्तर प्रदेश में 3 आईएएस अफसरों के हुए ट्रांसफर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, 3 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं और उन्हें नई जिम्मेदारियां मिली हैं। क्या इसके अलावा ये भी जानकारी है कि आगे भी अन्य किसी आईएएस अफसर का ट्रांसफर किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार में आज 3 अफसरों के आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, जिसमें अमरनाथ उपाध्याय को राजस्व परिषद न्यायिक में भेजा गया, उनको सदस्य बनाया गया। वहीं चित्रलेखा को एपीसी शाखा के विशेष सचिव बनाया गया और वहीं समीर जो 2015 बैच के आईएएस अफसर हैं उनको अपर महानिदेशक जेल बनाया गया है। अपर महानिदेशक जेल का जो पद है, हालांकि ये आईपीएस को दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने आईएएस अब वहाँ पे तैनात किया है कि जिससे जो है जेल की जो खामियां हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उसको सुचारू रूप से ढंग से चलाया जा सके। और अभी आने वाले समय में देखेंगे उत्तर प्रदेश में बड़े बृहद रूप से तबादले होंगे। कई आईएएस अफसर इधर होंगे, जिला अधिकारियों के तबादले और कमिश्नर के तबादले आपको अभी देखने को मिलेंगे। वहीं शासन में बैठे अफसरों के भी तबादले की लिस्ट जल्द ही आपको सामने होगी।
क्योंकि जो व्यवस्था है, समीक्षा बैठक जो हुई है उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो समीक्षा बैठक की है, जो अफसर काम करने वाले हैं उनको कहीं न कहीं जो है अच्छी जगह पे पोस्टिंग दी जाए, और जिनके विभागों में जो खामियां मिली हैं, जो व्यवस्था को सही ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, उनको जो है साइडलाइन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार समीक्षा बैठक के माध्यम से हर विभागों के अफसरों और फील्ड में तैनात अफसरों को भी पूरा जो है लेखा जोखा तैयार कर रही है, और अफसरों से जो फील्ड में तैनात हैं उनसे फीडबैक भी ले रही है, और खुद जो काम जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, जो काम चल रहे हैं, उसका भी जो है ब्यौरा मांग रही है कि जो अभी अधूरे काम हैं जिनको पूरा करना, कितना काम पूरा हुआ है, चाहे वो फंड से रिलेटेड काम हो या चाहे जो है कोई विकास कार्य हो, उसको लेके जो है पूरी समीक्षा बैठक की जा रही है। और आगे भी अभी देखिएगा कई जो है आईएएस अफसरों के तबादले देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से जितने भी विभाग हैं जिनमें खामियों को दूर करने के लिए ये तबादले जो है वो किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज़्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि यूपी में 3 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, जहां पर 3 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं और उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। की ओर जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बैठक आज, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की विशेष बैठक आज लखनऊ में। आज राष्ट्रीय स्तर की होगी विशेष बैठक। लखनऊ में आज राष्ट्रीय स्तर की होगी विशेष बैठक। पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने को लेकर हो सकता है ऐलान। प्रमुख राज्यों के प्रभारियों में किया जा सकता है बदलाव। प्रमुख राज्यों के प्रभारियों में किया जा सकता है बदलाव। पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने की हो सकती है घोषणा। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी सामने आ रही है। 11 बजे आज सभी बसपा पदाधिकारी पहुंचेंगे राजधानी। आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की विशेष बैठक आज। पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने को लेकर हो सकता है ऐलान, और प्रमुख राज्यों के प्रभारियों में भी किया जा सकता है बदलाव। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कौशलेंद्र उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बसपा का जो प्रदर्शन रहा है, उसके बाद अब बसपा काफी सीरियस मूड पर नजर आ रही है, और साथ ही सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि नेशनल कोऑर्डिनेटर को लेकर के भी आज कोई जो घोषणा है वो इस बैठक में की जा सकती है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं, लोकसभा चुनाव में जो कहार मिली है बहुजन समाज पार्टी को, जो कि 0 सीटें आई हैं, उसके बाद आज जो है राष्ट्रीय स्तर की बैठक लखनऊ में बुलाई गई है। बसपा कार्यालय में आज बैठक होनी है। 11 बजे बैठक प्रस्तावित है, और सभी जो राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं और प्रदेश के अन्य जो पदाधिकारी हैं सभी को बुलाया गया है। सभी लोगों का लखनऊ पहुँचना शुरू हो चुका है। 11 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती सभी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे, और जो चुनाव में जो हार मिली है उसकी समीक्षा सभी से रिपोर्ट लेंगी कि क्या कारण है कि जो बहुजन समाज पार्टी देश भर में चुनाव लड़ी लेकिन एक भी सीटें नहीं निकाल पाई। प्रत्याशियों के अंदर कमी थी या कार्यकर्ताओं में, या बसपा का जो कोर वोटर है वो खिसक गया, उस पर चर्चा होगी और सभी से फीडबैक लिया जाएगा। वहीं आकाश आनंद को हो सकता है कि फिर बहुजन समाज पार्टी वापस पार्टी में बुलाए और उनको नए दायित्व दिए जाएं, क्योंकि जो नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद है वो खाली है। आकाश आनंद को जब पार्टी ने उस पद से हटाया था उसके बाद से किसी नेशनल कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति नहीं की थी। सभी पदाधिकारियों से उनके बारे में फीडबैक ली जाए कि अगर आकाश आनंद को वापस लाया जाएगा उसका क्या होगा, आगे आने वाले चुनाव में उसका रिजल्ट क्या होगा, या उनकी जो है कार्यकर्ताओं में छवि कैसे है, नेताओं में छवि कैसे है, उसका भी फीडबैक लिया जाएगा। सभी जो पदाधिकारी हैं
उनसे बात की जाएगी। और वहीं संगठन में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे कि आज बैठक के बाद जो पदाधिकारी काम जो सक्रिय है उसको तो पद मिलेगा, लेकिन जो निष्क्रिय हैं उनको जरूर हटाया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जो बड़े राज्य हैं वहाँ पे जो है मंडलीय व्यवस्था खत्म कर दी गई है। 4 सेक्टरों में उत्तर प्रदेश को बने, ऐसे अन्य प्रदेशों में भी कार्य किया जाएगा, जिसमें अब सेक्टर प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी और वहाँ पे जो मंडलीय व्यवस्था थी उसको अब खत्म कर दिया जाएगा। आगे आने वाले उपचुनाव से पहले ये बहुजन समाज पार्टी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। और साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया गया, तो इसके बाद क्या उम्मीदें ये हैं कि उनको ही दोबारा से नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया जाएगा या फिर कोई दूसरा नाम भी सामने आ सकता है? देखिए, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या जो सेक्टर प्रभारी हैं जो नियुक्त किए जाएंगे उन सब जो है रिपोर्ट उनको करेंगे। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती खुद जो है रिपोर्ट सबसे फीडबैक लेती रहती हैं, लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड के उपचुनाव में जो आकाश आनंद को स्टार प्रचारक के रूप में उनको शामिल किया गया है, लिस्ट में उनका नाम है, वहाँ प्रचार करेंगे, इससे उम्मीदें लगाई जा रही कि हो सकता है कि फिर से आकाश आनंद को फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया जाए और पार्टी के जो काम काज हैं उनको सौंपे जाएं और जो बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जो फीडबैक आएगा उस पर अगर आकाश आनंद काम करते हैं तो कहीं न कहीं नेता और जो कार्यकर्ता हैं उनसे जरूर फीडबैक लेंगे कि अगर वापसी होती है तो बहुजन समाज पार्टी क्या उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर पर ला के फिर से खड़ा करती है तो नेताओं के बीच में सामंजस्य, कार्यकर्ताओं के बीच में सामंजस्य बना के चल पाएंगे। ये भी पूरी रिपोर्ट आज जब आएगी तो उम्मीद यही जगाई जा रही है, क्योंकि जो नेता और इनके जो कार्यकर्ता जो प्रदेश प्रभारी थे या प्रदेश अध्यक्ष थे उनसे, क्योंकि नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पे जब आकाश आनंद से मिलते थे तो उनसे एक जुड़ाव उनके लगाव होता था और लोग बहुजन समाज पार्टी में जो पदाधिकारी थे वो उनको लेके कहते थे कि नहीं, आकाश आनंद के अंदर नेता वाली छवि है, अगर इनको आगे बढ़ाया जाएगा तो बहुजन समाज पार्टी फिर से मजबूत हो पाएगी। इसलिए उम्मीद लोग लगाए हुए हैं कि आकाश आनंद की फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पे वापसी हो सकती है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो एक बार फिर से उनकी वापसी नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पर हो सकती है। बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र आपका ज़्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज बसपा की एक बैठक होनी है और इसमें कई बड़े बदलाव किए जा सकते हैं और साथ ही सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी है कि आज इस बैठक में नेशनल कोऑर्डिनेटर के नाम की घोषणा भी की जा सकती है। और जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है एक बार फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद आकाश आनंद को सौंपा जा सकता है। फिलहाल बैठक होने के बाद ये स्थिति स्पष्ट होती नजर आएगी और साथ ही जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बसपा का प्रदर्शन रहा है उससे सीख लेते हुए और उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती भी आज बैठक में कड़े दिशा निर्देश देंगी और कई अहम बदलाव करती हुई नजर आएंगी। खबर बरेली से, जहां पर फिल्मी स्टाइल में हुई फायरिंग का मामले में पुलिस की जमकर हुई फजीहत। फिल्मी स्टाइल में हुई फायरिंग का मामला, बरेली से खबर, मामले में पुलिस की जमकर हुई फजीहत। पुलिस के सामने हुई फायरिंग, पथराव और आगजनी। बरेली से लेकर लखनऊ तक मचा हड़कंप। शासन ने लिया मामले का संज्ञान। कुंभकर्णी नींद से जागी बरेली पुलिस। फजीहत के बाद पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। गोली मारकर गोली बरसाने वाले को किया गिरफ्तार। गोली मारकर गोली बरसाने वाले को किया गिरफ्तार। कलापुर नहर के पास हुई ललित सक्सेना की गिरफ्तारी। ललित सक्सेना पर पहले से दर्ज हैं कई मुकदमे।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बरेली से ब्यूरो चीफ शानू कुमार जुड़े हुए हैं। शानू जी, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि बरेली में जो फिल्मी स्टाइल में फायरिंग हुई थी उसका एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है फिलहाल, और क्या एक्शन ले रही है पुलिस, इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए अवंतिका, निश्चित तौर पे जिस तरीके से कल बरेली में जी आज जो है लगा और सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं उसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ताक पर रख दिया गया और कहीं ना कहीं जो बरेली पुलिस की लापरवाही जो इतने दिनों से चली आ रही थी उसको कल बदमाशों की तरफ से बड़ा अहम रोल दिया गया और उन्होंने दिखा दिया कि बरेली पुलिस उनका कुछ नहीं कर सकती। दरअसल इज्जत नगर थाना क्षेत्र में कल एक जो फायरिंग की गई, दोनों पक्षों की तरफ से जमकर फायरिंग की गई और ये फायरिंग बीच चौराहे पर की गई थी, जिससे आसपास के इलाके में और जो राहगीर थे उनमें कहीं ना कहीं दहशत का माहौल बन गया और एक जो अपनी छत पर युवक घूम रहा था, टहल रहा था, उसके यानी कि जो अनजान था इस पूरे मामले से, उसके गोली लगी, उसका भी इलाज चल रहा है। दरअसल दो बिल्डर हैं बरेली के जो कि राणा और उपाध्याय नाम से फेमस है और लगातार बरेली पुलिस के साथ ये जो है उठक बैठक करते हैं और वहां पर बैठ करके कहीं ना कहीं पुलिस महकमा भी अपने हाथों से चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक प्लाट को कब्जाने के लिए इन लोगों ने जो है प्लाट पर कब्जा करने के लिए गए थे, वहां पर दो जेसीबी खड़ी थी, तो कहीं ना कहीं जो दूसरा पक्ष आता है तो जेसीबी पर आगजनी करता है और वहां पर जो कारें खड़ी होती हैं उनको भी कहीं ना कहीं तोड़फोड़ की जाती है और फायरिंग करने के बाद कहीं ना कहीं जो एक दूसरे पक्ष पर फायरिंग की जाती है और फिल्मी स्टाइल से पूरी फायरिंग की जाती है। अवंतिका, कहीं ना कहीं जब कल ये तस्वीरें सामने आई तो कहीं ना कहीं जो बरेली के जो एसएसपी हैं गोले सुशील चंद्रवान, वो कहीं ना कहीं पूरे शाम तक इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठे रहे और जब लखनऊ तक ये वीडियो सामने पहुंचे, टीवी चैनलों की तरफ से पहुंचे, तो कहीं ना कहीं जब लखनऊ तक बरेली पुलिस की फजीयत हुई तो कहीं ना कहीं बरेली पुलिस को इस पूरे मामले पर एक्शन लेना पड़ा। और अब तक की बात की जाए पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो स्थानीय पुलिस थी, इज्जत नगर पुलिस, पूरी की पूरी जो थाना पुलिस है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। जो इंस्पेक्टर थे और दरोगा थे और साथ ही साथ बीट आरक्षी भी इस पूरे मामले में सस्पेंड हुए हैं और पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की जाए अवंतिका, तो देर रात एक मुठभेड़ में आरोपी ललित सक्सेना को दबोचा गया है और साथ ही तौर पर अब तक कुल पूरे मामले में दोनों पक्षों की तरफ से 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनको जेल भेजने का काम किया जा रहा है। फिलहाल अवंतिका, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर के बात कही जाती है वो साफ तौर पर से जाहिर हो गया कि कानून व्यवस्था को बिल्कुल जीरो यानी कि शून्य साबित कर दिया है बरेली के बदमाशों ने। लेकिन अब तक देखना होगा इस पूरे मामले पर लखनऊ की तरफ से बरेली के एसएसपी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है या फिर जो आला अधिकारी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। चूंकि इस पूरे मामले में जो स्थानीय पुलिस थी उस पर तो कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थानीय पुलिस इतनी लापरवाह थी, वो क्यों लापरवाह थी, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से देखा जाए तो यूपी की कानून व्यवस्था की जो तारीफ और वाहवाही की जाती थी वो बरेली से इस घटना सामने आने के बाद उसकी उतनी ही किरकिरी हो गई है। बहुत शुक्रिया शानू जी आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि बरेली से खबर बता रहे थे जहां पर बरेली में फिल्मी स्टाइल में हुई फायरिंग को लेकर के बरेली पुलिस एक्शन में आ गई है और इसमें आरोपी ललित सक्सेना को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज रात्रि में इज्जत नगर पुलिस के द्वारा सुबह हुई फायरिंग की घटना के संबंध में मुलजिमानों की तलाश की जा रही थी। कलापुर नहर में पुलिस मुठभेड़ में एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया जिसके पैर में गोली लगी है। अभियुक्त को उपचार हेतु जिला अस्पताल रवाना कर दिया गया है। फील्ड यूनिट बुलाकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो वही सुर्खियों में आए भाजपा नेता प्रेम प्रकाश ने वरिष्ठ पत्रकार पर की अभद्र टिप्पणी। सुर्खियों में आए भाजपा नेता प्रेम प्रकाश ने वरिष्ठ नेता पर की अभद्र टिप्पणी। मामले को तूल पकड़ता देख अपना पोस्ट किया डिलीट। टिप्पणी को लेकर पत्रकारों में रोष। तो सुर्खियों में आए भाजपा नेता प्रेम प्रकाश ने वरिष्ठ पत्रकार पर की अभद्र टिप्पणी। मामले को तूल पकड़ता देख अपना पोस्ट किया डिलीट। टिप्पणी को लेकर पत्रकारों में रोष। तो सुर्खियों में आए भाजपा नेता प्रेम प्रकाश ने वरिष्ठ पत्रकार पर की अभद्र टिप्पणी। मामले को तूल पकड़ता देख अपना पोस्ट किया डिलीट। वहीं टिप्पणी को लेकर पत्रकारों में रोष का माहौल।
सुर्खियों में आए भाजपा नेता प्रेम प्रकाश। प्रेम प्रकाश ने वरिष्ठ पत्रकार पर की अभद्र टिप्पणी। मामले को तूल पकड़ता देख अपना पोस्ट किया डिलीट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, देखा जाए तो जिस तरीके से भाजपा नेता प्रेम प्रकाश के पोस्ट की बात सामने आ रही है, जिन्होंने एक वरिष्ठ पत्रकार पर अभद्र टिप्पणी की थी, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? एक वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं जो ज्ञानेश शुक्ला जी, जिन्होंने एक पोस्ट किया हुआ था ट्विटर पर। उस ट्विटर की पोस्ट को लेकर के जो प्रेम प्रकाश जी हैं, जो पूर्व में पुलिस अधिकारी थे और वर्तमान में भाजपा नेता बन गए हैं, इन्होंने उसी पोस्ट को लेकर के उनको टैग करते हुए जो टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी के बाद में जब पत्रकार लखनऊ के पत्रकारों द्वारा उस टिप्पणी को लेकर के रोष प्रकट किया गया, उसके बाद उन्होंने अपनी पोस्ट ट्वीट की। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि जब उनको लगा कि उनसे कहीं ना कहीं गलती हुई है, तो उसके बाद उन्होंने फिर से एक अन्य पोस्ट की, अपनी पुरानी पोस्ट डिलीट करने के बाद एक नई पोस्ट की, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर हमारी पोस्ट से किसी को कोई कष्ट हुआ तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और उन्होंने इस बात के लिए कहा क्योंकि मेरे ऊपर अभद्र टिप्पणी हो रही थी, उस टिप्पणी को लेकर के मैंने इस तरीके की पोस्ट की थी। मेरा आशय किसी को भी जी परेशान करने का नहीं था। अगर किसी को हमारी पोस्ट से कष्ट हुआ तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। इस तरीके से उन्होंने एक नई पोस्ट करके कहीं ना कहीं माफी मांगने का काम किया है और माफी मांगने के साथ में ही उन्होंने इसके लिए क्षमा भी मांगी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही खबर आपको आगरा से बता देते हैं, जहां पर शराब खरीदने को लेकर बढ़ा विवाद। शराब खरीदने को लेकर ठेके के बाहर हुआ विवाद और साथ ही युवक की काटी गर्दन। शराब खरीदने को लेकर युवक की काटी गर्दन। शराब खरीदने को लेकर ठेके के बाहर हुआ विवाद। शराब खरीदने गए युवक की काटी गर्दन। गंभीर हालत में घायल को भेजा गया आगरा अस्पताल। गंभीर हालत में घायल को भेजा आगरा अस्पताल। ठेका संचालक पर घायल के परिजनों ने लगाया आरोप। युवक के साथ मारपीट कर काटी गर्दन। शिकायत करने गए परिजनों पर बरसे दरोगा। युवक के साथ मारपीट कर काटी गर्दन। शिकायत करने गए परिजनों पर बरसे दरोगा। घायल के चचेरे भाई को वीडियो बनाने पर दरोगा ने पीटा। अचनेरा क्षेत्र के गोबरा नहर स्थित शराब के ठेके का मामला। खबर आगरा से, जहां शराब खरीदने को लेकर हुआ विवाद। शराब खरीदने को लेकर ठेके के बाहर हुआ विवाद। शराब खरीदने गए युवक की काटी गर्दन। गंभीर हालत में घायल को भेजा गया आगरा अस्पताल। और तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। ठेका संचालक पर घायल के परिजनों ने आरोप भी लगाया है और वीडियो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। युवक के साथ मारपीट की गई है, साथ ही युवक की गर्दन काट दी गई है। शराब खरीदने को लेकर ये विवाद हुआ था, जो कि तूल पकड़ता हुआ नजर आया और साथ ही परिजनों की शिकायत के बाद दरोगा उल्टा परिजनों पर ही बरसते हुए नजर आए। शिकायत करने गए परिजनों पर बरसे दरोगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, क्या है पूरा मामला और जिस तरीके से शराब खरीदने को लेकर एक युवक की गर्दन काटने की बात सामने आ रही है, इस पर क्या अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन लिया है?
ठीक है, तुम्हारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको खबर बता देते हैं, आगरा से एक खबर सामने आ रही है जहां पर शराब खरीदने को लेकर ठेके के बाहर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने युवक की गर्दन काट दी, जिसके बाद घायल को आगरा अस्पताल भेजा गया इलाज के लिए। गंभीर हालत में घायल को आगरा अस्पताल भेजा गया। वहीं जब इस मामले की शिकायत करने घायल के परिजन थाने पहुंचे तो दरोगा उल्टा परिजनों पर ही बरस पड़े और पूरे मामले का वीडियो जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। टीवी स्क्रीन पर हम आपको वो वीडियो भी दिखा रहे हैं जहां पर दोनों पक्ष आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। और जानकारी के अनुसार शराब खरीदने को लेकर ठेके के बाहर ये विवाद हुआ था, जिसके बाद युवक की गर्दन काट दी गई। युवक को गंभीर हालत में आगरा अस्पताल ले जाया गया है। और एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़ गए हैं। अजेंद्र, जिस तरीके से शराब खरीदने को लेकर ये विवाद हुआ है और साथ ही जानकारी मिल रही है कि दरोगा उल्टा घायल के परिजनों पर ही बरस पड़े, अभी की बात करें तो फिलहाल क्या एक्शन लिया गया है? देखिए अवंतिका, ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं इसमें सीसीटीवी भी है। पहले परिजनों का आरोप था कि शराब खरीदने के लिए गया था और ठेके वाले जो सेल्समैन है उससे विवाद हो गया था और उसका आरोप था कि धारदार हथियार से उसकी गर्दन काटी गई। लेकिन जब पुलिस ने मौके पर देखा, अभी तक की जानकारी के अनुसार, तो रेड कलर की टी शर्ट पहना हुआ जो युवक है जो शराब लेने आया है और उसका जब विवाद हो रहा है तो उसके बाद तस्वीरों जी है और वो गर्दन पर लगातार 5 से 6 बार अपनी गर्दन पर वार कर रहा है। हालांकि उसके बाद पुलिस ने दूसरा सीसीटीवी लिया और जिस तरह से परिजनों ने आरोप लगाया कि यहाँ धारदार हथियार से काट दिया गया है, और लेकिन पुलिस ने तस्वीरें कुछ अलग बयान कर रही है और अभी स्पष्ट ये नहीं हो पाया है क्या ये सेल्समैन के द्वारा घटना की गई है, क्योंकि एक तस्वीर में युवक जरूर दिख रहा है कि अपने गर्दन पर कुछ वार पीछे तो वो मृत्यु है। उसके बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उल्टा उन्हीं को हड़का रही, क्योंकि परिजन लगातार बवाल कर रहे थे और स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने कहीं ना कहीं वहाँ पुलिस से कारतूनी ली। फिलहाल अभी शांति व्यवस्था बनाए रखी है, पुलिस को मौके पर है और जांच अभी चल रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजेंद्र आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि आगरा से पूरा मामला सामने आ रहा है जहां पर शराब खरीदने को लेकर ये विवाद हुआ था। तो वहीं जानकारी मिल रही है कि जो युवक है, जो कि घायल युवक है, उसने ही खुद की गले पर ये वार किया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बढ़ते खबरों में आगे और खबर आगरा से सामने आ रही है जहां पर नाइट क्लब में जमकर हुई मारपीट, शराब के नशे में धुत हुई खींचातान। नाइट क्लब में जमकर हुई मारपीट, शराब के नशे में धुत हुई खींचतान। देर रात से सुबह तक खुले नाइट क्लब में हुआ बवाल। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, क्या है पूरा मामला, किस बात को लेकर नाइट क्लब में मारपीट हुई है? देखिए अमेरिका, जोरो नाम से ये नाइट क्लब आगरा में है और यहाँ की बात करें तो देर रात तक यहाँ नाइट पार्टी चलती है, जिसमें की जो फैमिली है और जो अलग युवक है वो भी यहाँ पर आते हैं। शराब के साथ साथ यहाँ जो खाने की चीजें वो यहाँ मिलती है। उसके बावजूद यहाँ का आलम ये हो रखा है, क्योंकि आगरा के कल्चर की बात करें तो अभी फिलहाल में इस तरह के दो नाइट क्लब खुल चुके हैं और जिसको लेकर तमाम बार यहाँ बवाल हो चुके हैं। और प्रशासन की अगर हम बात कर लें, पुलिस व्यवस्था की बात कर लें, तो यहाँ पर ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से यहाँ मारपीट हो रही है। पहले भी दूसरे एक मालिक नाम से नाइट क्लब है, वहां पर भी महिलाओं के साथ छेड़खानी के साथ वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद ये जो वीडियो आप देख रहे हैं कि मारपीट यहाँ हो रही है, गार्ड द्वारा डंडों से पीटा जा रहा है, क्योंकि युवक कहीं ना कहीं बदतमीजी यहाँ फैमिली के साथ कर रहे थे, तो उसके बाद यहाँ पर मारपीट हुई। फिलहाल लेकिन सबसे बड़ी बात अवंतिका ये है कि आगरा शहर में जिस तरह से ये नाइट क्लब खुल रहे हैं, नाइट क्लब खुलना एक अलग बात है, नाइट खुलना एक अलग बात है, लेकिन उसकी पुलिस द्वारा क्या व्यवस्था की गई है, किस तरह से उसमें युवक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये सब चिंता का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल अजेंद्र, और साथ ही पुलिस व्यवस्था पर भी यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।